सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे आज हम अपनी इशू एंड एनालिसिस की सीरीज़ में। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू एवरीबडी, यू आर वाचिंग ड्रीम आईएएस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए, न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज हमारे भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, उन्होंने रिसेंटली थोड़े समय पहले 6-7 महीने पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसको एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट बोलते हैं। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट था इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करने का, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे स्टेट्स हमारे देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के कितने वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब उन्होंने कितना अचीव जो है वो कर लिया है। इस चीज़ के रिस्पेक्ट में मुझे लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहली हम सिंपल बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। और ये डेफिनेशन है बहुत ही फेमस डेफिनेशन ऑफ ब्रंटलैंड। जीएच ब्रंटलैंड की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जीएच ब्रंटलैंड, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये WHO के डायरेक्टर भी रहे थे बैक इन द डे, और ही वॉज ऑल्सो द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर। तो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर और WHO के डायरेक्टर जीएच ब्रंटलैंड की बहुत ही ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो हम बात करते हैं इंटर जनरेशनल एक्विटी की। इंटर जनरेशनल एक्विटी का मतलब है कि आज हमें अपनी डेवलपमेंट प्रोसेसेस, अपने डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स इस हिसाब से अचीव करने चाहिए कि हम फ्यूचर जनरेशन्स की डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम रिसोर्सेज को जो है अनजुडिशियसली यूज़ कर ले ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। ऐसी डेवलपमेंट जो अकेला हमारी जनरेशन को नहीं, फ्यूचर जनरेशन्स की रिसोर्सेज को भी रिस्पेक्ट देती है, ऐसी डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एक्विटी। एक्विटी का मतलब होता है कि सबको उस हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से उनकी क्षमता है। सो एक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो एक्विटी की हम बात कर रहे हैं वो इंटर जनरेशनल एक्विटी की बात कर रहे हैं। इंटर जनरेशनल का मतलब है कि एक जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो रखनी पड़ेगी। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अंडरस्टैंड करें तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फोकस हमें करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है कि हमें इकोनॉमिक जैसे पॉवर्टी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और फाइनली है सोशल। सोशल का मतलब है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के साथ साथ हमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी को इस चीज़ के बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सोशल एक्विटी भी होनी चाहिए, अमीर और गरीब में डिफरेंस, विमेन को एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक के अंदर हम कंसिडर करते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे 3 पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करता है, विच इज़ एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्वेश्चन ये आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम ये बात ज़रूर मानते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी तो ख़त्म हो चुकी है दुनिया में, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे दुनिया में पॉकेट्स हैं, काफ़ी जोग्राफीज़ हैं जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी अभी भी स्टबनली परसिस्ट कर रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अभी भी गरीबी है, और ये गरीब लोगों को हमें अबव पॉवर्टी लाइन लेके आना है। उनको बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए एनर्जी के लिए। मतलब हम चाहते हैं एनर्जी इंक्लूजन। एनर्जी इंक्लूजन का मतलब है कि वर्ल्ड में हर इंसान के पास एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और ग्रीन एनर्जी जो है उसकी प्रोविज़न जो है वो वहाँ पे रहे। तो उसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और जैसे आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा डेंजर हमारे आसपास घूम रहा है, लर्क कर रहा है, और वो डेंजर है क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम अगर चाहते हैं तो हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा आप देखो कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से और हमारा जो मटेरियल कल्चर है,
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। हम अपने मेटल रिसोर्सेज, नॉन मेटल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज डिक्लाइन होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने सारी रिसोर्सेज ही कंज्यूम कर ली तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि डिक्लाइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज को हम जो है वो रोक सकें, उसकी डिक्लाइन को रोक सकें। और फाइनली हम चाहते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हमारे ह्यूमन स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस ही इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आज हम चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे हम उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और हर्डल्स हैं, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें ये चैलेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। तो सबसे पहला चैलेंज तो है कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो इंडिकेटर्स के ऊपर हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, फाइनेंस। हम कहाँ से पैसा लेके आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, स्पेशली पॉवर्टी पुअर कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे रिसोर्सेज की ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है। तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल जहाँ पे जंग चल रही है, जैसे रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है, या फिर सीरिया में जंग चल रही है, या फिर लो इंटेंसिटी वॉर्स जैसे कश्मीर या कुछ ऐसे एरियाज में चल रही है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज़ की प्रायोरिटीज़ जंग की तरफ फोकस हो जाती है। तो ऐसी चैलेंजेस में भी हम SDGs को अचीव नहीं कर पाते। फिर डेफिनेटली जब नेचुरल अकरेंसेज आ जाते हैं, कोई डिजास्टर्स आ जाते हैं, उन एरियाज़ में बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़े एक डायलेमा में रहती है, और वो डायलेमा है कि प्रॉफिट्स, इमीडिएट प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस किया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाए आने वाली जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसको क्यों अचीव करना है। ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी लोग जो है वो जागरूक नहीं है। फिर पावर्टी इरेडिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई बार इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। फॉर एग्जांपल, हम पावर्टी को दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन हो जाता है, और पोल्यूशन जो है वो अगेन एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि एक जगह पर हमें गरीबी को ख़त्म करना है और दूसरी जगह हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकलाइजेशन ऑफ SDGs। इसका मतलब है कि ये ना हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ ग्लोबली एक कॉन्वर्जेशंस जो है वो रह जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑन द ग्राउंड हमारे जो बिल्कुल विलेजेस हैं या छोटे शहर हैं, हम उन एरियाज़ के अंदर भी SDGs को लेके जाएं, जिसको हम लोकलाइजेशन ऑफ SDGs बोलते हैं, वो भी करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत आपके लिए मैं अच्छे कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ इंडिया के विलेजेस में से, कि कैसे अभी होपलेसनेस नहीं है, होप है। कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे SDG गोल्स अचीव करने की उन्होंने कोशिश की है, दे आर डूइंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो हम एक एक करके ऐसे विलेजेस को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे SDGs को अचीव करने की कोशिश की गई है। सबसे पहला विलेज आपके पास आ रहा है, विच इज़ खोनोमा, नागालैंड। तो नागालैंड, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पे एक विलेज है खोनोमा, और खोनोमा ने क्या किया है, उन्होंने हंटिंग एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बैन कर दिया अपने गांव के अंदर। यानी कि उनके, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट और नागालैंड स्पेशली इज़ नोन फॉर नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, तो हंटिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल बैन कर दी है इन्होंने अपने विलेज के अंदर। इसके अलावा जैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, झूम कल्टिवेशन, जो बेसिकली एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टाइप होती है, जहाँ पे आदिवासी लोग क्या करते हैं, बर्न करने के पहले तो वो एक फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जो झूम एग्रीकल्चर है वो एक एनवायरमेंटली बहुत ही प्रेशर करती है एनवायरनमेंट के ऊपर वो एग्रीकल्चर, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा इनोवेटिव वर्जन ऑफ झूम एग्रीकल्चर निकाला है जो इको फ्रेंडली वर्जन है। तो वो इको फ्रेंडली वर्जन ऑफ झूम एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और इस वजह से ग्लोबली इस पर्टिकुलर विलेज का काफ़ी ज़्यादा नाम देखने को मिला है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है पिपलांतरी राजस्थान की। आप इस फोटो में देख रहे हो, बहुत ही बच्चियां आपको दिख रही हैं। इस विलेज ने एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट मतलब एक उन्होंने ये बोला है कि जब भी एक बेटी इनके विलेज में पैदा होगी तो ये 111 ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे उसके ऑनर में। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस विलेज कि उन्होंने जब भी वहाँ पे एक लड़की का जन्म होता है, गर्ल चाइल्ड होती है, तो सारे विलेजेस मिलके 111 ट्रीज प्लांट करते हैं उसके ऑनर में। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। और ये गर्ल को जैसे नर्चर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, वैसे ही जो पेड़ है उसको भी पूरा ये सपोर्ट करते हैं जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। और आप देखो कि ये सारी एफर्ट से विलेजर्स ने ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन एलोवेरा प्लांट्स जो है ग्रो किए हैं आसपास। तो इन्होंने सोशल इंक्लूजन को भी अचीव किया और डेफिनेटली इन्होंने एक हेल्थ ऑब्जेक्टिव और विमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। इसके अलावा अगर हम देखें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विलेज है ओदंतुराई। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। आप ये दो इमेजेस देख पा रहे हो। फर्स्ट इमेज है पुरानी फोटो ऑफ दिस विलेज। आप देख रहे हो झुग्गी झोपड़ियाँ आपको दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोटो देखो तो बहुत अच्छे इन्होंने घर बना लिए हैं। ये विलेज की खासियत ये है कि ये विलेज इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से सेल्फ सस्टेन्ड विलेज है। मतलब इसको कहीं बाहर से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनफैक्ट इन्होंने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज़ करके खुद ही अपने आप को इन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। तो इससे इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है कि ये अब तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप देखो इंटरेस्टिंग है कि वहाँ से पहले हम बिजली लेते हैं, लेकिन अब ये बिजली सप्लाई कर रहे हैं टू तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और इन सारे विलेजर्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट भी बात किया कि 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगा के हम एडिशनल सोलर और विंड एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर एक बहुत ही फेमस मेघालय में गांव है माइलिनोंग। और ये गांव की खासियत सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया है काफ़ी समय से अपने विलेज के अंदर। और स्पॉटलेस क्लीन रोड्स आपको देखने को मिलेंगी। और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके अंदर एक इन्होंने वैल्यू इम्बाइब की है कि आप क्लीनिनेस के ऊपर फोकस करो। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द बर्थ आप जो है क्लीनिनेस को एक वे ऑफ लाइफ बना लो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा एग्जांपल है। इनफैक्ट इसी वजह से इस पर्टिकुलर विलेज को क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया का भी ऑनर मिला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है तेलंगाना के अंदर रामचंद्रपुर विलेज। और रामचंद्रपुर की अगर मैं बात करूं तो ये विलेज इज फुल ऑफ आई डोनर्स। यानी कि इस कम्युनिटीज़ ने, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कलेक्टिवली प्लेज किया है कि हमारे जाने के बाद हम अपनी डोनेट करेंगे सारी आईज टू विजुअली चैलेंज्ड। और ये काम किया था इनके सरपंच ने, जो जिसने सब लोगों को मोटिवेट किया कि सब आई डोनेशन के लिए जाएं। और तो कलेक्टिव जब सब एक साथ इकट्ठे हो गए तो फिर सभी अग्री कर गए। और इनफैक्ट इट ऑल्सो वॉन द निर्मल पुरस्कार अवार्ड इन 2004 एंड 5। मतलब इन्होंने 2004-5 में ही ओपन डेफिकेशन फ्री कर दी थी अपने गाँव को। और सबके पास स्मोकलेस चूल्हा और टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है। ये 5 एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं कि देर इज डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देर इज होप एंड देर इज सिल्वर लाइनिंग। एंड द सिल्वर लाइनिंग इज नॉट फ्रॉम एनी प्लेस दुनिया के अंदर, बट हमारे भारत के अंदर ही। और भारत में भी हमारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोकल लीडर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन दुनिया में क्या कुछ है? यस, वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रोजेक्ट है जो 17 टोटल गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करने हैं। ये 17 टोटल गोल्स जो है वो 2015 में इन्होंने डिसाइड किए थे और फाइनली 2030 तक हमें ये 17 टोटल गोल्स को अचीव जो है वो करने हैं। नीति आयोग ने इन 17 गोल्स को अचीव करने के लिए एक पैरामीटर बनाया है स्टेट्स को जज करने के लिए, जिससे हमने अपनी पूरी की पूरी आज की क्लास शुरू की थी। तो ये नीति आयोग का जो प्रोग्राम है, एसडीजी इंडेक्स का प्रोग्राम, इसके अंदर उन्होंने स्टेट्स को रैंकिंग करनी शुरू कर दी है कि कौन सी स्टेट एसडीजीज को इंप्लीमेंट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। और इसके अंदर इन्होंने स्कोर्स देने शुरू किए हैं 0 to 100। तो जैसे आपके स्कूल में होता है ना कि 100 वाला टॉपर होता है और 0 वाला फेलियर होता है, वैसे ही ये स्कोर्स हैं। अगर किसी ने 100 जो है वो कर लिया है अचीव, तो वो 2030 के टारगेट्स को ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और जितना स्कोर हायर होगा उतना ही डिस्टेंस टू द टारगेट अचीव ग्रेटर हो जाएगा। और इसमें इन्होंने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दी है: एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर्स,
फ्रंट रनर्स एंड अचीवर्स, मतलब वो स्टेट्स जो एस्पिरेंट स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, इसके अलावा परफॉर्मर जो थोड़े बहुत कर रहे हैं, उसके बाद फ्रंट रनर्स जो हमें टॉप कर रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड फाइनली अचीवर्स, वो स्टेट्स जो 100% SDG जो गोल्स हैं वो अचीव कर चुके हैं। और अगर हम टॉप 5 पोजीशंस को देखें इंडिया में, तो केरला इज़ द टॉपर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम थे, महाराष्ट्र। सो दीज आर द टॉपर पोजीशंस जो हमारी स्टेट्स की आई हैं। तो अब आप लगा के चल सकते हो कि मोस्टली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं। तो मोस्टली सदर्न स्टेट्स SDG इंडेक्स पे अच्छा कर रही हैं। और इसके अलावा हमारी जो हिल स्टेट्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे हमारी उत्तराखंड या फिर सिक्किम, ये हिल स्टेट्स भी अच्छा कर रही हैं। तो आप इसको याद करने के लिए ये कर सकते हो कि हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं और हमारी जो पहाड़ी स्टेट्स हैं वो अच्छा कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉटम 5 पोजीशंस की, तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बीमारू स्टेट्स होती थी कभी, तो ये अभी थोड़े से अंडर अचीवर्स हैं इस चीज़ के लिए। जैसे मैंने बात किया कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकलाइजेशन ऑफ SDGs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम SDGs को लोकल लेवल पे लेके जाएं। इस चीज़ के ऊपर भी नीति आयोग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं कि लोकलाइजिंग SDGs फर्दर। और नीति आयोग इसमें इंडो जर्मन कोऑपरेशन के थ्रू एक नया इंडेक्स लेके आई है कि हम कैसे इसको लोकल लेवल पे लेके जाएं। और इसी पर्सपेक्टिव से एक SDG अर्बन इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया है जिसमें सिटीज़ को इन्होंने रैंक किया है। और आपको पता होना चाहिए कि उस पूरे रैंकिंग के अंदर सबसे जो टॉप की है जिस सिटी ने, उसका नाम है शिमला। तो शिमला हैज़ टॉप द सिटी। इसके अलावा कोयम्बटूर हैज़ कम सेकंड, विच इज़ सदर्न स्टेट ऑफ सदर्न सिटी ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़, जिसको थर्ड रैंक मिला है। तो ये था आज की जो लेक्चर में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपसे बात की। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।